कश्मीर लाइफ ड्रीम बिग सीजन 3 के इस शुमारे में आप सब नाज़रीन का इस्तकबाल है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर मुज़म्मिल फारूक। ये एक पीएचडी स्कॉलर हैं। ही हैज़ डन हिज बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। He has done his double postgraduate degree, one in science and technology policy from University of Sussex, UK, and another from NIT Srinagar in innovation, technology, and entrepreneurial dynamics. Currently, he is pursuing his PhD in Innovation and Regional Studies from University of Stavanger, UK, as a Marie Curie Research Fellow. So today we will be interacting with Muzammil and हम जानेंगे इनके इस career experience के बारे में। सबसे पहले तो मुजाम्मिल, thank you so much for joining us today. थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही रहेगा कि आप ऑडियंस को अपने बारे में कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन बताएं। आप कहाँ से हैं कश्मीर में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताएं। अभी आप कहाँ हैं? तो मैं नौगाम श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो स्कूलिंग है वो मैंने एक लोकल कम्युनिटी स्कूल से की है जिसका नाम था फैजिया मॉडल हाई स्कूल, जो कि नौगाम में ही था। उसके बाद आई डिड माय हायर सेकेंडरी इन एसएसएम हायर सेकेंडरी परेपुरा बागा श्रीनगर। उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आफ्टर दैट मैंने जो पिछला मास्टर्स था वो मैंने एनआईटी श्रीनगर में किया इन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्टडीज। एंड करंटली मैं अभी यूनाइटेड किंगडम में हूँ, परस्यूइंग माय सेकंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। And in next week, I'm about to join University of Stavanger as a doctoral fellow. So, Muzammil, you did your MSc twice. One that you pursued from NIT Srinagar and the second from University of Sussex, UK. Both of these degrees you did in science and technology and innovation policy. So, हमें बताएं what were the major takeaways from? पहला मास्टर्स था एनआईटी श्रीनगर में। इसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया जो पूरा डायनेमिक्स है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का ग्लोबली उसके साथ। और उसके बाद उसमें एक मॉड्यूल था जो कि स्पेसिफिकली साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी या साइंस पॉलिसी के रिलेटेड था। दैट्स एग्जैक्टली वेयर आई गॉट कि अब दूसरा मास्टर्स में इसमें करूँगा। और इस वाले मास्टर्स में it was a broader exposure to different discourses जो कि अभी emerging है science policy में globally. So these were the some main things जो मैंने इन दो masters से सीखे। Muzammil, you pursued your MSc in Science and Technology from University of Sussex under Commonwealth Scholarship. आप हमें बता सकते हैं, can you elaborate on how did you manage to achieve this scholarship and what was the application process? जब भी हम यूके ट्राई करते हैं पढ़ने की, वो है फंडिंग का। तो हमारी जो रिनाउंड दो स्कॉलरशिप्स है दैट फंड योर मास्टर्स हियर इन यूके, वन इज चिवनिंग एंड अदर इज कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ का जो असेसमेंट होता है, ये टू टायर असेसमेंट होता है। फर्स्ट यू अप्लाई ऑन द कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पोर्टल, और उसके बाद आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अलग से अप्लाई करते हैं। After that, Ministry of but at both places you send the same application, same उसमें essays होंगे, same आपका study plan होगा। After that, Ministry of Education they nominate around 39 applicants each year for the scholarship, जो कि list जाता है CSC के पास यहाँ यूके में। After that, CSC assesses all those 39 and out of that they select 10 to 15 scholars every year. मैंने जो start की थी journey, it was right जब मैं एनआईटी में मास्टर्स कर रहा था अपना पहला। So as failure is a part, तो पहले साल नहीं हुआ मेरा। सेकेंड ईयर आई मे बिल्ड मोर नेटवर्क्स जिनने मुझे हेल्प किया। तो उसके बाद I got the Commonwealth Masters Scholarship to study here in University of Sussex. So your PhD research also, it is funded under Horizon Europe as a Marie Curie Research Fellow. तो आप बता सकते हैं like how did you get this fellowship and how has this fellowship experience shaped your perspective on mission oriented innovation? In Europe, I began to explore many new discourses जो कि मुझे पहले नहीं पता था। तो यूरोपियन ओवरऑल पॉलिसी डिप्लोमेसी के बारे में मुझे पता चला। सो आई बिगन टू लुक फॉर पीएचडीज इन यूरोप। तो उसमें मेन कंट्रीज जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, भी डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे। तो यहाँ पे यूरोप में एक चीज़ है कि जो पीएचडी है इट्स एडवर्टाइज्ड एज ए जॉब।
So you apply against a job advertisement. So this was advertised on University of Stavanger's portal. तो मैंने directly एक job advertisement के like I applied for a job. उसके बाद in multiple number of interviews, I was selected for that fellowship. So you would also a research and program manager at the Center for Research and Development Policy, जहाँ आप like where you were involved in policy formulation and analysis. तो आप share कर सकते हैं what like specific project were your research directly influenced? I was working towards building a culture of innovation and entrepreneurship in your region, but वहाँ पे क्या था, मैं बिल्कुल grassroots level पे काम करना चाहता था. I wanted to reach out to students, aware them that there are like alternative career opportunities that the whole dynamics of innovation and entrepreneurship is providing you right now. तो मैंने वहाँ पे एक fully fledged short term program बनाया या कोर्स बनाया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप पे, जो कि स्पेसिफिकली था स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि इनको पता चले कि लाइक बियॉन्ड दिस सिलेबस वट एवर वी आर स्टडिंग इन स्कूल, इसके बाहर भी लाइक देयर आर अपॉर्चुनिटीज, there are things that we could pursue, and we successfully piloted that project in I guess 20 to 30 number of schools. So these were the main things that I was doing there. In your opinion, if I ask you, आपकी opinion में what are the most critical, challenges facing the innovation system today, and are there any plans, that you have to address these challenges through your research? Okay, this question is very broad because over the years I have realized, be it through my research or be it through advocacy, there is lack of collaboration between institutional actors. Especially अगर हम अपने region की बात करते हैं, you hardly see एक कश्मीर, क्योंकि मैं NIT में था, you hardly see people or students from Kashmir University utilizing the resources in NIT Srinagar. Similarly, you hardly see people or students from NIT Srinagar going to industry in order to utilize the resources there. तो ये जो collaboration है between actors, you hardly see any. अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यहाँ समर्स में आप देखते हैं बाकी यूनिवर्सिटी से बच्चे आते रहते हैं, एक समर स्कूल प्रोग्राम होता है, तो इनको एक्सपोजर मिलता है कि क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में होता है. तो स्कूल के बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ की फैसिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ के प्रोफेसर से मिलते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से मिलते हैं, दे गेट टू नो कि क्या हो रहा है हमारे आसपास. सो पहली चीज़ जो है, वी लैक कोलैबोरेशन बिटवीन एक्टर्स. और सेकेंड थिंग इज़ अवेयरनेस, क्योंकि इन एकेडमिक्स भी जो है कश्मीर के हमारे फील्ड के, दे हैव बीन इन डिफरेंट टाइम्स दे हैव बीन ट्राइंग टू परसुएड कि ये नई चीज़ें दुनिया में आ रही है, तो जिनका लोगों को एक्सपोजर नहीं है, बीट इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स, बीट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बीट इन द फील्ड ऑफ स्टार्टअप्स, तो वो अवेयरनेस नहीं है. सो आई बिलीव दीज आर द टू मेन थिंग्स, वन इज कोलैबोरेशन एंड सेकंड इज अवेयरनेस. Muzammil, we know कि आपका जो bachelor था, it was in mechanical engineering. Then you shifted to social science and innovation and technology and other stuff like that. So how was this transition for you, and how was this? As soon as I was in last year of my bachelor's, क्योंकि I want to share this because किसी का बैचलर सही से नहीं जाता है, क्योंकि आपके पास सही गाइडेंस नहीं होती अपने टाइम पे. आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे कोई पढ़ा लिखा नहीं था. यू हैड नो वन टू गाइड, यू हैड नो वन टू से लाइक दिस इज द करियर यू शुड गो. सो आई फॉलोड माई पीयर्स, जो वो कर रहे थे, जो मेरे फ्रेंड्स कर रहे थे, आई डायरेक्टली वेंट फॉर दैट. लेकिन जब मैं बैचलर्स के लास्ट ईयर में था, I got an opportunity to work on a research project in NIT Srinagar. That's exactly where I met Dr. Sheikh Fayaz. तो वो अभी China में he's teaching there innovation and regional studies same. So he introduced me to this field, and at the same time उस time पे NIT Srinagar first of its kind program जो launch कर रहा था innovation और entrepreneurship पे, and they were designing that, and he said like you should pursue this masters. I joined that masters, and that proved out to be a one critical juncture. और वहाँ पे मैं social science में चला गया. I studied to explore innovation and economic development. So concluding this session, Muzammil, do you have any thoughts that you want to share with people, watching you, or any insights you just want? Through my story, I want to like tell everyone, maybe जिसका bachelor's सही से नहीं गया हो, and after that they stop trying. You should never stop trying. Even
anytime, it's never too late, to be what you want it to be. You can start from any time. बस आप में like you should have that will, you should have that courage to start. And second thing is, अभी आप देखिए इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन चल रहा है। यहाँ लंदन में एक इंसान के पास फोन होगा, उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सेम होगा जो एक आम आदमी कश्मीर में बैठा होगा। यू डोंट हैव बैरियर्स टू द इंफॉर्मेशन, यू जस्ट नीड टू कीप आई कि बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट। एंड सेकेंड थिंग, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट एकेडमिक्स, यू नीड टू बिल्ड नेटवर्क्स। आपको अपने नेटवर्क्स ट्रेस करने पड़ेंगे। मेरी जो निश है, मेरा जो फील्ड है, इसमें कौन कौन काम कर रहा है। चाहे मैं अब किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या मैं किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा हूँ, कौन वहाँ पे ऑलरेडी है जिन्होंने इस फील्ड में काम किया है। You need to trace them, and over the years this is the thing that has helped me. Like I had traced a lot of networks, फिर उनको reach out करना, फिर उनसे leverage करना, उनसे पूछना। So we should be enough like कि हम always इस सीख में होने चाहिए कि हमारे फील्ड में कौन लोग हैं जो काम कर रहे हैं, not only regional level पे, national level पे, as well as global level पे। Thank you so much, Muzammil, for joining this session and being a part of this series. Thank you so much again for being with us.